तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं बीए स्टूडेंट क्लासेस, आपका अपना ही परिवार जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल नोट्स प्रोवाइड करता रहता है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड करता रहता है। तो आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं बीए फर्स्ट सेमेस्टर। आज की जो वीडियो है वहाँ संग्राम होने वाली है। आज की वीडियो जो रामबाण साबित होने वाली है। आज के वीडियो में वही सभी क्वेश्चन आए हैं, जो वही सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जो इस वर्ष अधिक से अधिक संख्या में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि वही सभी क्वेश्चन हैं जो कि 4-5 साल मॉडल पेपर को हल करने के बाद ये सभी क्वेश्चन निकाले गए हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो जो भी छात्र छात्राएं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है और उन लोगों का हिंदी काव्य मेजर हो चाहे माइनर हो, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो महासंग्राम होने वाली है, क्योंकि वही सभी क्वेश्चन जो भी आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आई होप कि आप लोग वो पूरे के पूरे मॉडल पेपर हल करेंगे। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर जाकर विजिट करके सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा का पूरा सभी जितने भी मॉडल पेपर मैंने हल कराए हैं और जितने भी क्वेश्चन आंसर सहित हैं सब आप लोगों को वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहाँ से उसे ज्वाइन कर ले। आई होप कि आप लोग टेलीग्राम को जुड़े होंगे। जहाँ तक कि सारे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ चुके हैं, और जिन लोगों को अभी तक टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिला है वो अबाउट सेक्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए कि जैसा कि देख सकते हैं आप लोग आ चुके हैं वही सभी क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए, आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सभी समझ में आएंगे। तो यहाँ पर वही सभी क्वेश्चन मिलेंगे जो आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण अथवा प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास की विभाजनगत स्थिति पर प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्तियों के आधार पर निम्न 4 कालों में विभाजित किया है। नंबर 1 वीरगाथा काल, यानी कि जिसको आदिकाल के नाम से जाना जाता है, संवत 1050 से 1375 तक। यहाँ पर संवत की बात किया गया है, यहाँ पर सन की बात नहीं की गई है। यदि आप लोगों को सन निकालना है तो उसमें से आप लोग 57 घटा सकते हैं। तो फिर देख सकते हैं कि दूसरा है भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 तक है। रीत काल संवत 1700 से 1900 तक है। और फिर है गद्य काल, जो कि संवत 1900 से और आज तक जो भी चल रहा है यहाँ तक की पूरा है ये। फिर देख लेते हैं हम लोग कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत कीजिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी अलग एक इतिहास था, उनका भी उनके अनुसार भी जो काल विभाजन था वो अलग से है। तो उनका किस प्रकार से है, तो आदिकाल है 1000 से 1400 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल 1400 से 1650 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850 ईस्वी, और आधुनिक काल जो है 1850 से आज तक जो है वो इनका माना गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर देख लेते हैं कि आदिकाल के विविध नामकरण अथवा हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण वाले करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि आदिकाल साहित्य की प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का गहन अध्ययन करके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग का नाम आदिकाल निश्चित किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काव्य कहना चाहते हैं, यह नाम वीरगाथा काल जैसा ही है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने इसे आधार काल और डॉक्टर वासुदेव सिंह ने इसे उद्भव काल कहा है, लेकिन ये दोनों नाम आदिकाल के करीब हैं। फिर देख लेते हैं हमारा क्या है कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है अथवा आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आदिकाल की प्रवृत्तियां या प्रकृति या विशेषताएं। वीर गाथा काल में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं, जिनमें प्रमुख हैं रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, अबीर खुसरो तथा विद्यापति आदि। इन्हीं प्रमुख प्रवृत्तियों का साहित्य ही संपूर्ण आदिकाल में देखा जा सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों को हर हाल में याद रखना चाहिए। वीर गाथा काल के अन्य नाम ये भी आप लोगों को अत्यंत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं। वीर गाथा काल को कब विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है। वीर गाथा काल के अन्य नाम मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि बीजोपन काल, फिर क्या है, किसने कहा इसे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सकृत्यायन ने। चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है।
इत्यादि नाम वीरगाथा काल के ही हैं, यानी कि वीरगाथा काल के ही सब नाम है। अधिक से अधिक इसको आदिकाल के नाम में प्रयुक्त किया जाता है। नाथ साहित्य के प्रमुख विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाथ साहित्य के प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। हठ योग की साधना को विशेष महत्व, नारी साहचर्य का विरोध, ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की आराधना, अपभ्रंश भाषा में रचनाएं सृजित करना। तो ये आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ये बहुत कम पूछा जाता है, ये ज़्यादा आप लोगों को मायने नहीं रखता है। रासो साहित्य क्या है, ये थोड़ा पूछ लेता है, ज़्यादा कभी कभी पूछ लेता है। आदिकाल साहित्य के अंतर्गत उपलब्ध अधिकांश रचनाओं के साथ रासो शब्द जुड़ा हुआ है। रासो शब्द राजसूय, रासायण, रहस्य, रास या रासक से बना हुआ है। उदाहरण के लिए परमाल रासो, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो इत्यादि सब रासो शब्द अनिवार्य रूप से जुड़ा है। तो ये सब आप लोग को पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है। पृथ्वीराज रासो से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और पृथ्वीराज रासो के मतलब रचयिता कौन है या लेखक कौन है, चंद्रवरदाई, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि ये इससे अधिक बारे में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ यानी कि विशेषताएं क्या है, तो इसमें क्या है, मुख्यतः संबंधित राजा की प्रशस्ति, प्रशंसा, राजाओं के युद्धों तथा उनकी वीरता का गान, राजाओं के प्रेम प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन, विभिन्न भावों के अनुसार अलग अलग छंदों का प्रयोग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रासो साहित्य की जो विशेषताएं हैं ये क्या हैं। और इसकी के साथ हम लोग देखते हैं कि अष्टछाप के कवियों के नाम लिखिए। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मुझे पता है आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, और साथ में जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से, और वहाँ पर फटाफट सभी PDF डाउनलोड कीजिए और अच्छे नंबर से अपना एग्जाम पास कीजिए। चलिए मिलते हैं, देखते हैं कि अष्टछाप के कवियों का नाम बताइए। तो अष्टछाप के कवियों में दो मतलब थे, दो उसमें दो गुरु थे, दोनों ने अपना जोड़ा था। एक वल्लभाचार्य थे, एक उनके पुत्र के थे। तो वल्लभाचार्य जो थे पुष्टमार्गीय भक्त संप्रदाय की स्थापना की थी। उसका जिन हिंदी भक्त कवियों द्वारा पल्लवन किया गया उन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता था। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छेद स्वामी, चतुर्भुज दास, इन्हें ही अष्टसखा भी कहते हैं। कृष्णाश्रयी भाषा शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं अथवा कृष्ण भक्त शाखा के 4 कवियों के नाम लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछ भी सकता है। तो इसमें कौन कौन है, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास और चतुर्भुज दास। इनके रचनाएं क्या क्या है, सूरदास की सूरसागर साहित्य लहरी, नंददास की रस मंजरी, रूप मंजरी, कृष्णदास की भंवर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भंवर गीत जो है वो सूरदास जी का रचयिता नहीं है, ये रचयिता इनके कौन है, कृष्णदास जी है। परमानंद दास के कौन है, परमानंद साकर। चतुर्भुज दास के क्या है, द्वादश यश और भक्ति प्रताप। ये ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। फिर क्या है, रीत काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो रीत काल के प्रमुख कवि कौन कौन है, तो रीत काल के प्रमुख कवि देख लेते हैं हम। केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम सेनापति, आचार्य देव और भूफड़ बिहारी और घनानंद। तो इसमें कौन कौन है आप लोगों ने देख लिया। फिर इसमें देखते हैं कि केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता इत्यादि किसके हैं, केशवदास के चिंतामणि की हैं। कवि कुल सॉरी कविकुल कल्पतरु, कविकुल कल्पतरु और पिंगल, ये किसकी रचना है, ये चिंतामणि की है। फिर क्या है, मतीराम की है ललित ललाम, मतीराम सतसई और रसराज। फिर क्या है, सेनापति की है कायाकल्प, आचार्य देव की है भाव विलास, भूफड़ का है शिवराज भूफड़, शिवबावनी छत्रसाल दशक। बिहारी की एकमात्र रचना है, बिहारी की क्या है, एकमात्र रचना है। उनकी क्या एकमात्र रचना है, उनकी एकमात्र रचना का नाम है बिहारी सतसई। और घनानंद का है सुजान सागर और सुजान हित आदि। वो क्या है, सुजान के मतलब प्रेम में वो पागल हो गए थे, तो इसीलिए इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सुजान से ज़्यादा मेलजोल खाती थी। बोधा विरह वारिस इश्कनामा, बोधा भी थे और भिखारी दास भी थे। विरह वरीस इश्कनामा बोधा का है, भिखारी दास का है। रस सारांश, काव्य निर्णय इत्यादि। फिर क्या है, रीतबद्ध और रीत मुक्त में क्या अंतर है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो जिन कवियों ने रीत काल में उल्लिखित प्रमुख काव्य लक्षण के अनुसार काव्य रचनाएं की उन्हें रीतबद्ध कहा गया, अर्थात जिन कवियों ने नायिका भेद, अलंकार, रस, काव्य रूढ़ि आदि का पालन किया वे रीतबद्ध कवि थे, जैसे बिहारी, मतीराम, भूषण आदि। जिन कवियों ने रीतियों का पालन नहीं किया वे रीत मुक्त कहलाए, जैसे कि घनानंद, बोध और ठाकुर। ये मतलब जो घनानंद थे ये तो बहुत ही बेकार किस्म के, मतलब आप लोगों को बोल सकते हैं कि मतलब इनकी जो रचनाएं थीं और ये जो जिस प्रकार से व्यक्त थे, इनको मतलब आप लोग यदि इनके बारे में पूरी जीवन परिचय इनका सुनेंगे तो आप लोग भी इनको मतलब धिक्कारेंगे, ऐसे थे। लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ रहा है। द्विवेदी के किन्हीं अच्छा साहित्यकारों के नाम लिखिए।
तो द्विवेदी युग के साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जिनका उपनाम है, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त, लक्ष्मीधर वाजपेयी। भक्ति काल की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भक्ति काल की 4 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिक से अधिक पूछा जा सकता है। और आप लोगों को क्या ये याद रखना है जरूर से कि कौन से कवि किस युग के कवि हैं, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और सबका एक एक दो जीवन परिचय याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं भक्ति काल की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कि किस काल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। इस काल की जो प्रमुख विशेषताएं किस प्रकार हैं? भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया, दास भाव को लेकर भगवान की भक्ति की गई। यानी कि क्या हुआ? दास भाव को, यानी कि जो मतलब भक्त है वो अपने आप को दास मानता है और भगवान को अपना, मतलब जो दास है वो खुद सेवक है और भगवान को अपना मालिक बताता है, या मतलब जो होते हैं उनके। यहाँ पर फिर क्या कहा गया है कि लोक मर्यादा और वर्ण व्यवस्था को मान्यता दी गई, मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाएं की गई, अनेक तरह की शैलियों को अपनाया गया और वेद और अन्य शास्त्रों के विचारों को प्रधानता दी गई। साथ में क्या है कि सामाजिक मर्यादा की स्थापना भी हुई। तो ये थे भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। फिर क्या? प्रयोगवादी काव्यधारा के 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो प्रयोगवादी धारा के भी आप लोग देख लीजिए कि कल्पनाशीलता के स्थान पर यथार्थवाद का आग्रह, कल्पनाशीलता की नवीन प्रक्रिया, लघुता के प्रति नवीन दृष्टिकोण, बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, मांसल प्रेम और दमित वासना की अभिव्यक्ति, सामाजिक एवं राजनैतिक विद्रूपता के प्रति व्यंग, वैचित्र प्रदर्शन की मानसिकता, शैली शिल्प की नवीनता। फिर देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट, प्रगतवाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख कीजिए अथवा प्रगतवाद काव्यधारा के 4 विशेषताएं लिखिए। तो सामाजिक यथार्थवाद, सामाजिक समस्याओं के प्रति संचेष्टता, बौद्धिक व्यंग्यात्मकता, परिवर्तन एवं क्रांति की पुकार, सांस्कृतिक समन्वय की भावना एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीयता की भावना, मानवतावाद, प्रेम का सुष्ठु एवं सामाजिक रूप, नारी स्वतंत्रता की पुकार, शोषित के प्रति सहानुभूति और शोषक के प्रति आक्रोश। तो ये सब हैं कौन? प्रगतवाद के विशेषताएं। फिर क्या है? कृष्ण भक्ति धारा की विशेषताएं। तो कृष्णाश्रयी शाखा के कवियों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इन कवियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को ही अपना वर्ल विषय बनाया। इनके काव्य में वात्सल और श्रृंगार रस की प्रधानता रही। कृष्ण काव्य मुक्तक एवं गीत काव्य है। काव्य रचना ब्रजभाषा में हुई है। इन कवियों ने कृष्ण की भक्ति सख भाव से की है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कवि विद्यापति को किन उपाधियों से विभूषित किया गया था। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया था, वो वीडियो यदि आप लोगों ने देखा है तो भी बहुत अच्छा है कि कवि विद्यापति को निम्नलिखित उपाधि से विभूषित किया गया था कि अभिनय जयदेव, दशावधान, कवि शेखर, कवि कंठाहार, कवि रंजन, राज पंडित, खेलन कवि, सरस कवि, कवि रत्न, नवकवि आदि। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि विद्यापति की राधा का परिचय दीजिए। तो विद्यापति की राधा कौन थी? राधा कृष्ण विषय पदों में विद्यापति ने लौकिक प्रेम का ही वर्णन किया है। राधा और कृष्ण साधारण स्त्री पुरुष की ही तरह परस्पर प्रेम करते प्रतीत होते हैं तथा भक्त की मात्रा न के बराबर है। इस तरह कहा जा सकता है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं, उनके पदों में माधुर्य पग पग पर देखा जा सकता है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आया होगा, याद होगा और बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसे तैयार भी किया होगा। तो जिन भी छात्र छात्राओं को ये पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सभी पीडीएफ ऑलरेडी उपलब्ध हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।